हेलो दोस्तों इस वीडियो में राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स और प्रधानमंत्री से जुड़े बहुत सारी बातें आपसे चर्चा करेंगे। मैंने टॉपिक बाय टॉपिक लिख लिया हूं ताकि मुझे आसानी हो और आपको भी समझने में आसानी होगी। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ऐसे टाइटल और थंबनेल से आपको अंदाज लग गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले राजनीति क्या है, राजनीति क्या है। तो राजनीति का जानना हो तो राजनीतिक शब्द में ही छुपा हुआ है। राजनीति, राज प्लस नीति। राज मतलब होता है शासन करना और नीति मतलब कानून रूप से, नीति रूप से, नीति पूर्वक। यानी कि कोई व्यक्ति नीति पूर्वक कानूनी रूप से शासन कर रहा है तो उसी को बोलते हैं राजनीति। यानी कि राजनीति में कुछ लोग नीति पूर्वक शासन करते हैं, उन्हें राजनीति कहते हैं। अब अगला है हमारे देश में शासन कैसे होता है। हमारे देश में शासन कैसे होता है तो आप जानते हैं कि शासन कई तरह का होता है, लोकतांत्रिक, तानाशाही या दोनों का मिक्सचर। तो हमारे देश में शासन होता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है इसमें जनता शासन करती है, यानी कि इसमें जनता अपने में से ही प्रतिनिधि को चुनती है, उसे मत देती है और उन्हें, यानी कि लोकतांत्रिक में होता है कि जनता अपने में से प्रतिनिधि को चुनती है, वही जनता के लिए ही शासन करती है। इन्हीं को बोलते हैं लोकतांत्रिक। यानी कि जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन करे उस सिस्टम को, उस पद्धति को लोकतांत्रिक कहते हैं। तो हमारे देश में ऐसे ही होता है। हमारे देश में जितने भी नेता लोग हैं, जो पद है, उन लोग का चुनाव जो है यानी कि जनता ही चुनती है। तो अभी हाल फिलहाल प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, तो सारी बातें प्रधानमंत्री से रिलेटेड ही आपसे करेंगे। तो अगला है प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री कैसे बनता है। आप हल्का फुल्का पढ़े होंगे प्रधानमंत्री कैसे बनता है, यानी कि भाजपा प्रत्याशी होना चाहिए, इतना उम्र होना चाहिए, वो सब बात है। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए उस व्यक्ति को पहले सांसद बनना पड़ेगा। तो यानी कि जो भी पार्टी है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम सांसद, टोटल हमारे देश में 543 सीट है। कितना बोलते हैं, 545 550 करके सीट है। तो 5 हम लोग छोड़ देते हैं। वो POK जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, वो तो 5 छोड़कर भी 545 है, जिसमें से 543 का चुनाव होता है। दो मनोनीत होता है, राष्ट्रपति चुनते हैं अपने तौर पे, लेकिन 543 का चुनाव होता है। तो 543 में से आधा से एक ज़्यादा, यानी कि आधा से एक ज़्यादा जिस भी पार्टी का सांसद चुनाव जीत जाती है, उस पार्टी का शासन होता है, सरकार बन जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई पार्टी है, मान लीजिए ए नाम का मेरा पार्टी है, और मैं क्या करूँगा, ए नाम से बहुत सारे लोगों को क्षेत्र बाई क्षेत्र टिकट दे दूँगा कि जाओ मेरे पार्टी के नाम से, मेरे छाप से खड़े हो जाओ चुनाव में और वोट प्राप्त करो, अपने एरिया में जीतो। तो मेरे पार्टी से जितने भी सदस्य, अगर 543 का आधा हो गया 271, मान लीजिए 272 सांसद जीत गया, तो हमारे पार्टी का प्रधानमंत्री बन जाएगा। यानी कि हमारे 272 में से की बात चलेगा कि भाई किन्हीं एक को प्रधानमंत्री बना दो, तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बाकी को अपने हिसाब से कोई ना कोई उनको सरकार बना दिया जाएगा, कोई ना कोई पद दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि देश में शासन हमारे पार्टी का चलेगा। यानी कि जो भी पार्टी है और 272 सांसद सीट जीती है, तो उनका
शासन चलेगा। ये तो हो गया देश लेवल पे, केंद्र लेवल पे। इसी प्रकार से स्टेट बाई राज्य होता है। राज्य में विधानसभा होता है और विधानसभा में विधायक सदस्य होते हैं। तो उनमें भी विधायक जिस पार्टी का ज़्यादा जीता है, आधा से ज़्यादा, तो उनका क्या होता है, सरकार बन जाती है, यानी कि मुख्यमंत्री बन जाता है। आप समझ गए। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री के पास क्या क्या चुनौती होता है, यानी कि हमारा सरकार बनेगा या जो भी सरकार बनेगी उनके पास क्या क्या चुनौती होता है। पहला तो चुनौती होता है कि जीत गए हैं तो उस शासन को बनाए रखना, यानी कि जो जो उनके अंदर एमपी है, सांसद है, वो पार्टी को छोड़ कर ना जाए, तो उसे बनाए रखने के लिए एक चुनौती होता है। दूसरा होता है कि जो जो घोषणा किए थे, प्रॉमिस किए थे जनता से चुनाव जीतने के लिए, उस घोषणा को पूरा करने के लिए तरह तरह के कानून बनाना, कानून बनाने के लिए मत चाहिए, वो भी चुनौती होता है। फिर होता है कि आगे 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, तो चुनाव में जो पैसे खर्च होंगे उनके लिए पैसे जमा करना और पैसे खर्च करना, ये भी चुनौती होता है। तो प्रधानमंत्री के पास ये सारे बहुत सारे चुनौती होता है। तो क्या क्या चुनौती होता है, चलिए और डिटेल्स बताते हैं आपको। इसमें मैं लिखा नहीं हूँ, मतलब कि कानून पास कैसे होता है, यानी कि कोई भी कानून कैसे बनता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री कानून बनाना चाहे तो कानून बनाने के लिए उनके पास, कानून बनाने के लिए उन्हें संसद से पारित करना पड़ेगा। और संसद का 3 भाग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कि प्रधानमंत्री कानून बनाएंगे तो उन्हें तीनों जगह से पास कराना होगा, तभी वो कानून बन पाएगा। लोकसभा से भी पास कराना होगा, राज्यसभा से भी पास कराना पड़ेगा और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। तो लोकसभा, राज्यसभा से पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 यानी कि लोकसभा में सीट कितनी है, 543 है, तो 543 का 2/3 आप अंदाज लगा सकते हैं कितना होगा, 245 मानिए। तो 245, 2/3 का मतलब हो गया 2/3 × 100, 3 33 66-67% चाहिए, यानी कि 545 का 66%, तो अंदाज लगा लेते हैं। 543 का 66% करते हैं, मेरा मैथ वीक नहीं है। 545 गुने 2/3 मानिए, तो 3, 1, 4, 7, 290 ऐसे कुछ आ रहा है, यानी कि 291-92, यानी कि लोकसभा से कानून पारित कराने के लिए 290-91 बहुमत चाहिए। और प्रधानमंत्री सिर्फ जीते हैं अपने पूर्ण बहुमत से, जिनके पास उनके 272-73 सीटें हैं, और पास कराने के लिए 290-300 बहुमत चाहिए। तो कानून तो पास नहीं होगा, क्योंकि उनके पास जो सांसद है वो पूरे सभी मत देंगे, पक्ष में रहेंगे, फिर भी कानून पास नहीं होगा। तब दूसरा उपाय करेंगे, जो विपक्षी है या विपक्ष है, दूसरे पार्टी है, उनसे मदद लेंगे, क्योंकि देखो ये कानून समझो और ये कानून अच्छा है, तुम इसमें भाग करो। तो यहाँ पे चुनौती होता है कि भाई दूसरा पार्टी उस स्वार्थ पर सोचता है कि अच्छा कानून पारित हो जाएगा तो जनता खुश हो जाएगी, या जनता खुश हो जाएगी तो इसका पूरा क्रेडिट अभी का जो सरकार है उनको जाएगा, हमें तो कुछ जाएगा नहीं। तो मत देने से, चुनाव यानी कि पक्ष में आने से इतराते हैं, मतलब कि नहीं चाहते हैं, तो उसको मनाने के लिए लालच दिया जाता है। लालच कई तरह का होगा, कहेगा भाई सीट तुम्हें दे दूंगा, कुछ पैसे दिया जाता है। तो ये प्रधानमंत्री के पास चुनौती होता है कानून को पास कराने के लिए। तो प्रधानमंत्री के पास पूर्ण बहुमत है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 272 ज़्यादा 300, 400 इतना सीट रहेंगे, सांसद जीतेंगे 545-43 में से प्रधानमंत्री का, पार्टी का। तो कानून
आसानी से पास हो जाएगा, कानून आसानी से बन जाएगा, क्योंकि जो 2/3 बहुमत चाहिए तो उसे अपने ही पार्टी से मिल जाएगा, संसद सब बहुमत देगा और पास हो जाएगा। लेकिन पूर्ण बहुमत से ज़्यादा यानी कि 200 300 400 सीट नहीं है तो फिर दूसरे दल से, दूसरे पार्टी से मदद लेना पड़ेगा। मदद लेने के लिए मदद तो करेगा कोई नहीं, तो फिर समझौता होता है, डील होता है। और यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई पार्टी है और 543 में से किसी भी पार्टी को 273 यानी कि आधा से एक ज़्यादा बहुमत नहीं मिला, तब इस स्थिति में कैसे कोई पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, यानी कि शासन बनेगा? तो किसी का नहीं बन सकता, पर तो बनता है ऐसी स्थिति में। क्या करते हैं कि एक से दूसरे 1-2 पार्टी क्या करते हैं, बोलते संघ यानी कि दल बना लेते हैं, यानी कि अब मिल जाते हैं, एक दूसरे पार्टी मिल जाते हैं और दोनों का बहुमत आधा से ज़्यादा हो जाता है तो पार्टी बन जाती है। कभी कभी होता है कि 2 पार्टी मिलने से भी नहीं बहुमत पूरा हो पाता है, यानी कि 273 वोट भी नहीं हो पाता है, तो क्या करते हैं 2 से 3-4 पार्टी मिलकर तब एकजुट होकर तब सरकार बनती है। तो ये वाले सरकार बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें 4-5 पार्टी मिला हुआ है, ठीक है। और कोई सबका विचार जरूरी नहीं कि एक ही जैसा हो, एक ही जैसा मिले, किसी का विचार अलग होगा। प्रधानमंत्री चाह रहा है कि ये कानून पास कराए तो उसमें दूसरे पार्टी वाले बोले कि नहीं, ये कानून हम लोग के लिए प्रॉफिट नहीं है, या अच्छा नहीं है, या कुछ नहीं है, तो इसमें भी बाधा होती है। तो इसलिए प्रत्येक पार्टी चाहती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत प्राप्त हो, ताकि वो अगर जनता के लिए कानून बनाना चाह रही हो तो किसी दूसरे पार्टी से हाथ न मिलाना पड़े, उससे मदद न लेना पड़े, अकेले ही कानून पास करवा दे। तो ये होता है प्रधानमंत्री के पास चुनौती, प्रधानमंत्री चुनाव। और यहाँ पे अगला टॉपिक है, प्रधानमंत्री को बहुत सारे पैसे क्यों जमा करना होता है। तो मैं आपको बता दिया हूँ कि प्रधानमंत्री को पहला है कि कानून पास करवाने के लिए दूसरे पार्टी का सदस्य का जरूरत पड़ेगा, और तो ऐसी कोई अपने पक्ष में बहुमत तो देगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, उनको खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसा चाहिए। और अगला है कि आगे चुनाव जीतने के लिए भी जनता, आप जानते हैं कि जनता चाहती है कि जो पैसे खर्चा करे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे, तो उसे बहुमत देंगे, वोट देंगे, तो वोट के समय खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए। और दूसरा होता है कि प्रधानमंत्री जो शासन बन चुका है, मंत्री बन चुका है, तो वो जिस अवस्था में भी रह रहा है, जिस गाड़ी, पहनावा, खान पान, रहन सहन, जिस स्थिति में वो ढल चुका है, तो हारने के बाद वो सारी सुविधा ख़त्म हो जाएगी। तो उस सुविधा को बनाए रखने के लिए भी वो लोग पैसे की इकट्ठा करते हैं। चाहे कहते हैं कि भाई मान लो चुनाव अगली बार नहीं जीते तो फिर क्या सड़क पर आ जाएंगे, इसलिए पैसे रहेंगे तो वैसा स्थिति जो है बनाए रखेंगे, इसलिए पैसे बहुत ज़्यादा जमा करते हैं, अपने पास रोक के रखते हैं। तो हो गया कानून पास करवाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये भी मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब अगला है हमें चुनाव यानी कि वोट देने से पहले क्या क्या करना चाहिए, यानी कि हमें वोट देने से पहले क्या क्या करना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब है कि आप वोट देने से पहले किस पार्टी को वोट दें, कैसे पहचाने कि ये पार्टी हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए ख़राब है। क्योंकि हम लोग को तो माइंड सेट इतना ख़राब है कि हम लोग कहते कि हमारे जाति का कोई पार्टी खड़ा है, हिंदू खड़ा है, मुसलमान खड़ा है, यानी कि हमारे धर्म से जुड़ा, हमारे जाति से जुड़ा, तो ज़रूर ही वो अच्छा होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। ये मत समझिए कि आप गरीब है तो गरीब नेता खड़ा हुआ तो आप ही का पक्ष में रहेगा, नहीं। अमीर है और अमीर खड़ा है तो वो भी आप ही का पक्ष में, ये कहीं भी साबित नहीं हो सकता है। गरीब है तो अच्छा भी हो सकता है, अमीर खड़ा हो वो भी अच्छा हो सकता है। आप हिंदू है और आपके पक्ष में मुस्लिम खड़ा है तो वो भी अच्छा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है।
दोनों पहलू हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो ये कभी अंधभक्त मत होइए कि आपका पार्टी है, आपका जाति खड़ा हुआ है तो जरूर ही अच्छा होगा, आपके हित में काम ही करेगा, ये जरूरी नहीं है। समझ गए? ये मत वहम पा लीजिए कि हमारा धर्म संकट में है, हमारा जाति संकट में है, हम संकट में हैं, इसलिए हमारे ही ग्रुप का, हमारे ही जाति का, धर्म का चुनाव में खड़ा होगा, जीतेगा तो वही हमारे प्रति भलाई करेगा, हमें अपने प्रॉब्लम से निवारण करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये वहम अपने अंदर मत पालिए, ठीक है? तो चुनाव ये जाति धर्म देखकर मत दीजिए। दूसरा है कि चुनाव देने से पहले क्या क्या करें। तो चुनाव देने से पहले यानी कि वोट देने से पहले देखिए कि जो पार्टी चुनाव में खड़ा हुआ है तो वो कुछ कुछ घोषणा करेंगे। वो हर बार खड़ा होते हैं तो घोषणा करते हैं, वादा करते हैं, प्रोमिस करते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो यानी कि इसको फेंकना बोलते हैं। अगर वो कर रहे हैं तो सही है, नहीं किए तो उसे फेंकना बोलते हैं। अब फेंकने के लिए तो लोग हर पल कुछ न कुछ फेंकते रहते हैं, मतलब बातों से फेंकते हैं, चाहे वो घर में फेंके, दोस्तों में फेंके, यानी कि जहाँ कुछ किसी से कुछ करवाना हो तो फेंकते हैं। तो नेता लोग भी चुनाव जीतने के लिए जनता के सामने ये वादा वाला जो है ना फेंकते हैं। इसे जाल समझिए, और इस जाल में मासूम लोग फंस जाते हैं और वोट दे देते हैं, और फिर वो अपने वादा से मुकर जाते हैं, भूल जाते हैं कि क्या वादा किए थे। फिर अगली बार आते हैं, फिर से वादा करते हैं और फिर वादा मुकर जाते हैं। और हम लोग वादा सुनते ही इतना फूल जाते हैं कि उस वादे में ही अंधे हो जाते हैं और आंख बंद करके उस पार्टी को वोट दे देते हैं। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है? तो करना है कि देखना है कि जो पार्टी इस बार खड़ा हुई है तो इस बार किस पार्टी का सरकार है, इस बार किस पार्टी का सरकार थी। तो इस बार जैसे लाइव एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लीजिए इस बार जो है ना 2024 की बात हो रही है, तो इस बार नरेंद्र मोदी भी खड़ा हुआ है, राहुल गांधी भी खड़े हुए हैं, बहुत सारे पार्टियां खड़े हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी इस बार उनका सरकार था। तो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी पिछले बार यानी कि चुनाव हुआ था 2019 में, तो जो भाषण दिए थे यानी कि वादा किए थे, उस वादे में से कितना परसेंट उन्होंने पूरा किया है। यानी कि जितना वादा किए थे उस वादे का कितना परसेंट कर दिया है। यानी कि 100% पूरा जितना वादा किए थे वो पूरा कर दिए हैं, कि आधा किए हैं, कि 10-20% किए हैं, कितना किए हैं। इससे भी अंदाज नहीं लगेगा। तो फिर नरेंद्र मोदी तो पिछले बार भी तो जीते थे, 2014 में भी जीते थे। तो 2014 में भी घोषणा देखिए, वादा देखिए कि जो वादा किए थे वो पूरा किए थे। रही बात घोषणा की कि मान लीजिए कि हम उस समय नहीं थे, नहीं ध्यान दिए थे, तो क्या क्या घोषणा था मुझे पता नहीं है। तो कुछ नेता का, नरेंद्र मोदी का भी वेबसाइट होगा, उस पर 2014 का घोषणा यानी कि जो प्रोमिस किया हुआ है वो सब डिटेल्स रहेगा PDF के तौर पे। 2019 के चुनाव भी घोषणा, उसका भी PDF रहेगा। इसी प्रकार से इस 2024 होगा, इस बार भी घोषणा पत्र रहेगा कि क्या क्या करना है जनता के प्रति। तो उससे देखिए कि कितना किए हैं। देखिए कि नरेंद्र मोदी जो भी घोषणा किए थे, वादा किए थे, वो पूरा कर दिए हैं, कि आधा करे हैं, कि 30% किए, कि 10% किए। फिर आप सोचिए कि भाई जितना भी घोषणा किए हैं, वादा किए हैं, वो 10-20% किए हैं, उससे क्या हमारा देश चल सकता है? क्या हम लोग संतुष्ट रहेंगे 10-20% पे? अगर नहीं रहेंगे तो इस बार वोट बिल्कुल नहीं दीजिए। ये अंधभक्त मत होइए कि कोई बात नहीं, पिछले बार नहीं किया, उससे बात नहीं किया, इस बार जरूर करेगा, इस बार जरूर करेगा, जो वादा की इस बार जरूर पूरा किया। नहीं, 2 बार ठेस लग चुका है तो तीसरी बार ठेस नहीं लगाना है। यानी कि 2 बार मुकार दिया हुआ है। ये मैं एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ, आपको देखना है कितना किया है कि नहीं किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं किया है या किया है तो इस बार वोट दीजिए उनको। यानी कि पिछले बार जो किए हैं उससे आप संतुष्ट है नहीं,
अच्छा किए हैं, इससे हम लोग का देश चल सकता है, हम लोग खुशहाल रह सकते हैं, हम लोग खुश रह सकते हैं, तो इस बार उनको वोट दीजिए। और आपको लगे नहीं पिछले बार जो किया उससे भी पिछले किया संतुष्ट पूर्वक नहीं किया, उससे हम लोग खुश नहीं रह सकते हैं, उससे हमारा देश नहीं चल सकता है, तब इस स्थिति में उनको वोट मत दीजिए। तब क्या स्थिति आ सकता है, तब स्थिति आएगी भाई अब उनको वोट देंगे जो नए खड़ा हुए हैं, से उनसे थोड़ा प्रोमिस विश्वास जम रहा है कि ये जो वादा अभी कर रहे हैं इस चुनाव जीतने के बाद पूरा करेंगे। अगर नहीं पूरा करेंगे तो हटा देंगे भाई, दूसरे किसी को बहुमत वोट देंगे, वो भी नहीं करेंगे तो दूसरे को वोट देंगे। ऐसा नहीं कि एक ही पे टिका रहेंगे भाई, वो करे न करे जैसा मन से अपने देश को चलाए, देश को गड्ढे में ले जाए, ऊंचाई पे ले, मतलब जैसा जैसा देश को जहाँ ले जाए, आंख बंद करके उसको वोट देना बेफालतू है, बेवकूफ़ी है एक तरह से, उसे वोट नहीं देना है। क्योंकि पता चल गया कि भाई देश को गड्ढे में लेके जा रहा है, तो क्यों उनको वोट देंगे, तो किसी दूसरे को देंगे। वो भी देख लेंगे कि भाई ये भी जीतने के बाद वैसी है, गड्ढे में ले जाने वाला इंसान है, पार्टी है, तो उनको भी वोट नहीं देंगे, अगले किसी इंसान को देंगे। तो यहाँ ये तो हो गया इस बार के चुनाव का। लेकिन ये भी क्या बोलते हैं कि ये भी सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे टॉपिक देखता हूँ क्या है। तो कैसे वोट देना चाहिए वो तो मैं आपको बता दिया हूँ। अब देखिए, तो ये सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ और फाइनल है ये बात आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद से वीडियो ये जो है ना समाप्त हो जाएगी, यानी कि पूरा हो जाएगा वीडियो। देखिए, देश किसका है? देश हमारा है। देश में शासन कौन करेगा, इस देश का संचालन कौन करेगा, उसका चुनाव कौन करेगा? हम लोग करेंगे। यानी कि देश हमारा है तो चलाना भी हम ही को है, तो जो चुनना भी हम ही को है, तो क्यों नहीं अच्छा चुने। अगर आपको लग रहा है कि जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, यानी कि देश को चलाने की जिम्मेदारी लेने के लिए खड़े हुए हैं, तो आपको लगे कि भाई ये जो भी खड़े हुए हैं ना, इनमें से एक भी योग नहीं हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे देश को चलाने की एक भी योग नहीं है, तो आपको योग बनना पड़ेगा। योग कैसे बनेंगे? आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, शिक्षा हासिल करना पड़ेगा, और फिर आपको ज्ञान होगा तो फिर आप देश के प्रति सोच पाएंगे, फिर आप चुनाव में खड़े होंगे, और फिर आप चुनाव जीतेंगे तो फिर आप देश के प्रति करेंगे, देश को चलाएंगे, तो जनता की आंखें खुलेगी और फिर वो आपको वोट देंगे। और आपको लगे कि जो प्रतिनिधि खड़े हुए बेकार है तो किसी को भी वोट मत दीजिए। कम से कम इससे संदेश तो जाएगा, जो चुनाव करा रहा है उनको तो संदेश जाएगा कि आखिर जनता लोग किसी को वोट क्यों नहीं दिया, क्या खास कारण है। तो फिर उस समय आपको बोलने का मौका मिलेगा, आपसे जवाब किया जाएगा क्यों नहीं वोट दिए, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि हमने इसलिए वोट नहीं दिए, जो भी प्रत्याशी खड़े थे उसमें कोई योग था ही नहीं। योग का मतलब है कि योग का यहाँ मतलब है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ से हमारा देश चलेगा नहीं, गड्ढे में ही जाएगा। तो पढ़ाई जरूरी है, यानी पढ़ा लिखा होना चाहिए, उनका सोच भी होना चाहिए जिससे देश को चला सके। तो समझ गए ये बात। तो आपको यहाँ पर सोचना है कि देश को चलाना है, देश को लंबे वक्त तक चलाना है। इस देश का जितनी वस्तुएं हैं उसका उपभोग भी उचित मात्रा में ही करना है, ताकि देश लंबा टिका रहे। और हम लोग को ज़्यादा उपभोग पे नहीं, यानी कि दोहन पे नहीं, बल्कि उत्पादन पे डिपेंड होना चाहिए, यानी कि उत्पादन पे ध्यान देना चाहिए। उपभोग तो कोई भी कर सकता है, वो तो बैल बकरी भैंस जो भी है वो तो देखते हैं कितना उपभोग करता है। तो उपभोग पर ध्यान नहीं देना, उत्पादन पर ध्यान देना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। आप खाते रहिएगा पीते रहिएगा तो वो दूसरे देश से तो आ जाएगा, कर्जा लेकर, जो सरकार चला रही कर्जा लेकर दूसरे देश से तो ले आएगी, लेकिन हमारा देश उससे नीचे चला जाएगा।
देश को ऊपर लाने के लिए हम लोग को उपभोग के साथ साथ उत्पादन भी देखना पड़ेगा, प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, जैसे चाइना करता है, अमेरिका करता है। आपको भी शिक्षा लाइन में बढ़ चढ़कर आना पड़ेगा ताकि आप भी गूगल जैसे, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म तैयार कर सके। अरे वैसा नहीं तो उसी के लेवल में या उतना ही ज़्यादा उपयोगी प्लेटफॉर्म तैयार कर सके। चाइना जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ बनाता है, हम लोग वहाँ से लेकर आते हैं, यूज करते हैं और गौरव महसूस करते हैं, देखो मैं इम्पोर्टेड बेस्ट क्वालिटी का यूज कर रहा हूँ। तो ठीक है, कर रहे हो ठीक है, लेकिन इससे देश आगे नहीं बढ़ रहेगा ना। वो तो हम जिसका यूज कर रहे हैं ना, वो देश आगे बढ़ेगा। हम आगे कैसे तब बढ़ेंगे जब हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। तो हमारा जो सरकार बनेगा ना, उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग को ऐसा बनाए कि हम लोग प्रोडक्शन कर सके, अच्छे अच्छे चीज़ों का निर्माण कर सके, जिससे हमारे देश की मूल्य जो बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर बढ़े। हम लोग दूसरे देश से एक्सपोर्ट यानी कि वहाँ से लाए नहीं बल्कि यहाँ से भेजे, दूसरे देश से खरीदे नहीं बल्कि यहाँ से बेचे, दूसरे देश यहाँ पे बेचने नहीं बल्कि यहाँ खरीदने आए, तभी देश आगे बढ़ सकता है। समझ गए? कुछ भी बनाइए जो उपयोगी हो। तो ये सब कैसे बढ़ेगा? जब हम लोग को ज्ञान आएगा, टेक्नोलॉजी स्तर पर ज्ञान आएगा। तो ज्ञान लाने के लिए जो भी नेता बनेंगे, सबसे पहले उनको शिक्षा के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा कि हम उन्हीं को वोट देंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में ये नहीं कि खाली कॉलेज बना दिए, स्कूल बढ़ा दी, नहीं, उसमें अच्छे शिक्षक की बहाली होनी चाहिए और अच्छे समय पढ़ाई उढ़ाई सब होना चाहिए। सबसे पहले पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि मैं भी आपसे पूरा अच्छे तौर पे नहीं बता पा रहा हूँ। उसका भी मेन रीज़न है कि पढ़ाई, मैं भी अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाया हूँ, जो अभी चलकर अफसोस कर रहा हूँ। समझ गए? नहीं तो मैं पढ़ा होता तो मैं आपको आसानी से समझा पाता, तो मैं आसानी नहीं समझा पा रहा हूँ। मैं भी खुद उलझन में ही हूँ। इसका दोष मैं किसी को दे रहा हूँ, खुद को भी दोष दे रहा हूँ। तो आप लोग भी पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करिए और किसी पार्टी को अंधभक्त मत बना लीजिए। अब ये फालतू का रैली में जाते हैं, इधर जाते हैं, दंगा फसाद, अब चिल्ला चोर करते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। किसी भी नेता गुणगान करते हैं, क्या होगा आपको उससे? आपको विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से आपको लाभ हो जाएगा, लेकिन उससे आपके परिवार का, आपके गांव का कुछ होने वाला नहीं है। वो तभी होगा जब सारा लोग शिक्षित होगा, ज्ञान प्राप्त करेंगे। और ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा। नहीं हो तो उसके लिए रैली करिए, जो सुविधा नहीं मिल पा रहा है उसके लिए रैली करिए। किसी पार्टी के लिए जाकर अपना समय बर्बाद करके और रैली करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। आपको अच्छा लगता है करिए, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत राय आपको बता रहा हूँ। वही समय आप अपने पढ़ाई में, अपने कामों में लगाइए। समझ गए? तो ये सारी बातें थी जो मैं आपसे बताना चाह रहा था, और मैं कुछ बताया हूँ, इस पर गड़बड़ भी हो सकता है, क्योंकि कहा न मैं अध्ययन मेरा उस टाइप से बढ़िया नहीं हुआ है, मैं अफसोस कर रहा हूँ। तो ये सारी बातें मैं आपको बता दिया हूँ। फिर भी आपको जानकारी चाहिए और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊँगा। तो इस बार सोच लीजिए आपको किनको वोट देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना है कि राहुल गांधी को देना है? राहुल गांधी को मौका देना है कि किसी और दूसरे पार्टी को मौका देना है? समझ गए? और इस बार तो देख रहा हूँ तो मैं इस बार क्या, हर बार दंग हो जाता हूँ। भले गौर नहीं करता हूँ, बात की बात है, लेकिन इस बार गौर किया हूँ। देखता हूँ कि केंद्र में कुछ अलग ही पार्टी है। यानी कि जैसे मान लीजिए आप हमको पसंद करते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक मान कह चलते हैं कि आप मुझे पसंद करते हैं,
यानी कि आप मुझे नेता बनाने के लिए योग्य समझते हैं, यानी कि मैं नेता बनने का गुण है हमारे में, तो मैं क्या करता हूँ, टिकट लेकर और चुनाव में खड़े हो जाता हूँ। तो आप मुझे वोट देते हैं, लेकिन मैं टिकट किनसे लेता हूँ, वो एकदम जो अयोग्य है, खराब पार्टी है, उनसे टिकट लेकर खड़े हो जाता हूँ। तो फिर आप सोच लगते हैं कि जो खड़े हुए वो तो अच्छे इंसान हैं, लेकिन जिसका वो टिकट लिए हैं, जिसका वो प्रत्याशी बने हैं, वो तो बेकार पार्टी है। अब कैसे वोट दूँ? आप उलझन में हो गए हैं कि जो खड़े वो अच्छे हैं, लेकिन जिसका वो पार्टी है, जिनका वो टिकट लिए वो बेकार है। तो फिर अब समझ ही नहीं आता, कन्फ्यूजन, टिकट वोट दे कि नहीं दे। आप ये कह भी नहीं पाएंगे कि से आपने बेकार क्यों उनसे टिकट लिए हैं। आपको कहता था निर्दलीय खड़ा हुई है, अच्छे पास से अच्छे पार्टी का टिकट लीजिए। तो यहाँ पे आपको अनभक्त नहीं होना है कि चलो ये अच्छा है, आगे वो किसी का बुरे व्यक्ति का ही टिकट, पूरे पार्टी का ही टिकट क्यों लिए हैं, तो उसे उनका समस्या है, लेकिन ये अच्छे तो है, इनको वोट नहीं करना, वोट देना ही नहीं है। नहीं वोट देंगे तभी उनको संदेश जाएगा, आप अच्छे हैं तो वो अच्छे पार्टी का ही टिकट लेकर चुनाव में खड़े होइए। अगर अच्छे पार्टी आपको टिकट नहीं दे पा रही है तो क्या करें, निर्दलीय खड़े होइए, हम आपको देंगे वोट। ऐसा हो सकता है। इसी का उल्टा भी हो सकता है कि हम बहुत ही बेकार हैं, अयोग्य हैं, चुनाव में खड़े होने क्या मतलब चुनाव जीतने क्या खड़े होने की योग्य नहीं है, और हमको किसी अच्छे पार्टी ने क्या किया, टिकट दे दिया, हमने उनको पैसा कुछ दिया, कुछ ऐसा किया और वो हमको टिकट दे दिया। अब आप सोच रहे कि ये तो बहुत ख़राब है, लेकिन इनको वोट नहीं देंगे तो जो अच्छा पार्टी है वो तो जीत ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया, तो यहाँ भी टिकट नहीं देना है। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि भाई हमने खराब व्यक्ति को, खराब प्रत्याशी को टिकट दिया, इस कारण हम चुनाव नहीं जीत पाए हैं। यही होता है। और कुछ पार्टियां जो हैं सरकार बनाने के लिए गलत पार्टी से गठबंधन कर लेती है। जो अयोग्य पार्टी है, खराब पार्टी है, उससे भी गठबंधन कर लेती है। वो चाहती कि हमारा जो है ना सरकार बना रहे, तो सरकार बनना जरूरी नहीं होता है। सरकार ही बन के कौन सा काम जो आप अपने मन चाही जनता के पक्ष में कानून नहीं बना सके, जनता के लिए कुछ न कर सके, क्योंकि गठबंधन में रहिएगा तो आपका 100% बात नहीं चलेगा। क्योंकि आप दोनों जैसे ही अपना बात चलाएगा तो वो कहेगा हम जा रहे हैं, फिर आपका सरकार गिर जाएगा। तो सरकार बनना जरूरी नहीं होता। सरकार आप एक ही बार बनिए, चुनाव एक ही बार जीतिए, लेकिन जीतिए तो जनता के लिए करिए, जिससे जनता की आंखें खुल जाएगी, क्योंकि इनसे अच्छा हमें दूसरा नेता नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? यही है, यही मैं देखा हूँ। अब मैं यहाँ खराब अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ देखा हूँ कि जो बीजेपी है गठबंधन किनसे कर लिया, किनसे था, जेडीयू से कर लिया, जेडीयू था, हाँ जेडीयू से कर लिया हुआ है। और कांग्रेस है तो आरजेडी लालटेन छाप से कर लिया हुआ है। भले वो अच्छा है खराब है, ये बात की बात है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ ओपनली। और मान लीजिए कांग्रेस जीतेंगे तो गठबंधन सरकार रहेगी, बीजेपी जीतेंगे तो गठबंधन सरकार रहेगी। अब जो मान लीजिए बीजेपी जो है गठबंधन किए हैं तो कहीं कहीं पे जेडीयू का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो जो क्या बोलते हैं कि जेडीयू को पसंद करते हैं और बीजेपी को नहीं पसंद करते हैं, तो वो वोट देने के लिए कंफ्यूज रहेंगे। तो ऐसी उलझन में आप लोग को बता ही दिया हूँ क्या करना है। ठीक है, ओके।